स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग डालते हैं हम लोग। सबसे पहले भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, संविधान अभी नहीं पढ़ रहे हैं। संविधान कैसे बना, उससे पहले क्या क्या घटनाएं घटी, यहाँ तक आने के लिए, संविधान में आने के लिए, संविधान ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट संविधान ही नहीं बन गया। संविधान बनने से पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत से महापुरुष, बहुत सी घटनाएं घटी हैं। उनके बारे में एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वैसे तो मैं बहुत डीपली जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा था सर जीरो से स्टार्ट करना, तो बिल्कुल भी जीरो से क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, जो भारत का संवैधानिक विकास है वह स्टार्ट होता है आपके प्लासी के युद्ध से। कहां से दोस्तों स्टार्ट होता है? आपके प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत का जो संवैधानिक इतिहास है यह स्टार्ट होता है दोस्तों प्लासी के युद्ध से। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी वर्तमान में है कहां पर? तो प्लासी वर्तमान में आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में जो प्लासी है वो कहां पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंदर है। अगला पॉइंट, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। और प्लासी, इसका हम नाम बदल दिया है। पश्चिम बंगाल का एक जिला है नदिया जिला है, उसके अंदर है प्लासी। ठीक है दोस्त, हाँ। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिसमें बंगाल का नवाब प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बंगाल का किस के बीच में हुआ था? बंगाल का नवाब बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो प्लासी का युद्ध था यह हुआ था बंगाल का नवाब, जो बंगाल के नवाब थे तत्कालीन, प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के आपस में हुआ था। अब देखिए, जो बंगाल का नवाब था उस समय पर था सिराजुद्दौला। कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला। 1757 में सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल का तत्कालीन नवाब कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी तरफ से नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, तो 1757 का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला बनाम रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में 1757 का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध काफी फेमस हिस्ट्री के हिसाब से है। अगला पॉइंट, बंगाल का नवाब था उस समय सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। इनकी सेना में एक सेनापति था, जिसका नाम था दोस्तों मीर जाफर ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने इसको कहा, यदि आप मुझको जितवा देंगे, यदि आप मुझको विन कराएंगे, मुझको इस युद्ध में जीत हासिल करवाएंगे, तो मैं अवश्य ही आपको बंगाल में नवाब घोषित करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मीर जाफर ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव से संधि की। किसने? मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव से संधि की और सिराजुद्दौला के संग विश्वासघात किया, क्योंकि यह सिराजुद्दौला का सेनापति था। यहाँ पर 10,000 की सेना और यहाँ पर मात्र 239 की सेना, और तब भी ये जीत गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सेनापति था इसने सिराजुद्दौला के संग विश्वासघात किया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की दोस्तों क्या हो गई? जीत। 1757 की क्रांति में कंपनी जीत गई। तो अब कानून कौन बनाएगा भारत में दोस्तों? अब ब्रिटिश ही कानून बनाएगा। ठीक है, संविधान ऐसे थोड़ी बना है, अब ब्रिटिश काम कर रहा है भारत में। अब देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है, तब स्टार्ट करते हैं। 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव जीत गया
तो ब्रिटिश पूर्ण रूप से भारत में हावी हो गई। ठीक है दोस्तों जी। विकास नायक गुड मॉर्निंग। देखिए अब ब्रिटिश संसद काम करेगी कहाँ? भारत में। ब्रिटिश संसद काम करेगी दोस्तों कहाँ पर? भारत में। ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद, और ये क्या करेगी दोस्तों? कानून निर्माण करेगी। किसके लिए? भारत के लिए। क्या करेगी ये? कानून निर्माण। ब्रिटिश संसद बेटा क्या करेगी? कानून निर्माण। ब्रिटिश संसद क्या करेगी दोस्तों? कानून का निर्माण। देखिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। एक ब्रिटिश, अब कानून कितने प्रकार के हैं देखो, कुछ तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कानून लागू होंगे, कुछ ब्रिटेन की महारानी द्वारा कानून लागू होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू। कुछ कानून कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू होंगे, कुछ ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटिश महारानी के द्वारा कानून लागू होंगे। ब्रिटिश महारानी द्वारा लागू। भारत में पूर्ण रूप से जब ब्रिटिश का कब्जा हो गया तब कानून बनाएगी ब्रिटिश संसद, और ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ कानून लागू करेगी, कुछ करेगी ब्रिटिश की महारानी द्वारा कुछ कानून लागू किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को और आगे बढ़ाएं। एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाओ फटाफट 1 सेकंड के अंदर जी। देखिए दोस्तों, तो जो ब्रिटिश है 1773 से लेकर 1857 तक तो कौन कानून बनाएगा भारत के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, ये हम बोल रहे हैं संवैधानिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब तक कानून बनाएगी? 1773 से लेके 1857 तक कानून बनाएगी। गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1858 से लेके 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक जो इसका आधिपत्य था वो ब्रिटिश की महारानी ने ले लिया कि अब वो कानून बनाएंगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ब्रिटिश संसद कानून का निर्माण करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब से कब तक कानून बनाए? 1773 से लेकर 1857 तक। फिर उसके बाद जो यह कारोबार था ब्रिटिश महारानी ने अपने हैंडओवर कर लिया, और 1858 से लेकर 1947 तक उसने खुद कानून का निर्माण कराया। अब देखिए दोस्तों, आपने एक बैटल सुना होगा 22 अक्टूबर 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध। बक्सर दोस्तों वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था ये बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है दोस्तों, इसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल शासन तीनों ने लड़ाई किसके खिलाफ छेड़ी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इसमें कौन कौन था दोस्तों? इसमें जो बैटल ऑफ बक्सर था, इसमें बंगाल के नवाब थे, प्लस अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, प्लस इसमें आपके मुगल बादशाह, और इन तीनों ने मिलकर जो लड़ाई छेड़ी वह किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी करके बंगाल को पूर्ण रूप से कब्जे में ले लिया, और ये धीरे धीरे पूरे भारत में अपना प्रचार प्रसार करने लगे।
अब देखिए बंगाल के नवाब इस समय कौन है दोस्तों? इस समय बंगाल के नवाब है मीर कासिम। ठीक है दोस्तों, बंगाल के नवाब है मीर कासिम। दूसरी बात, बंगाल के नवाब मीर कासिम हैं। अवध के नवाब हैं शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब हैं शुजा-उद-दौला प्लस मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ठीक है दोस्तों, और यहां पर है आपका हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा है युद्ध में? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ठीक है दोस्तों, हेक्टर मुनरो यहां पर काम कर रहा है। अब देखिए 22 अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। कितने लोग थे? बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल बादशाह। किसके खिलाफ लड़ाई छेड़ी है भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि 1757 में 23 जून 1757 में जब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाई हुई थी, प्लासी का युद्ध, ठीक है, और उसमें ये हार गए थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, तो उसने लगभग पूरे भारत में अपना कब्जा कर रखा। तब सब लोगों ने मिलकर कहा कि भैया अवध के नवाब, मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब सब इकट्ठा हो गए कि एक काम करो, पहले इसको भाई भगाओ यहाँ से। लेकिन हेक्टर मुनरो बहुत चालाक था, हेक्टर मुनरो बहुत चालाक था, और इन्होंने बंगाल, अवध और मुगल बादशाह तीनों ही हार गए। किससे दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और ये सब लोग हार गए। जब इस कंपनी की जीत हो गई तो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में ब्रिटिश संसद काम करेगी, वही होगा, कानून बनाएगी, वही होगा पूरे भारत में। तो फिर 1764 में जब ये हारने के बाद फिर एक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कानून लागू किया गया 1773 से लेके, अब पूरा भारत उनके कब्जे में है, तो 1773 से लेके 1857 तक कानून चलाएगी ब्रिटिश संसद। फिर 1857 में एक क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश महारानी अपने हाथ में कानून ले लेती है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके पढ़ रहे हैं इनके बारे में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग 1773 में। सबसे पहले दोस्तों 1773 में एक एक्ट आई थी जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक एक्ट आई थी, रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक कानून। नियामक कानून 1773 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रेगुलेटिंग एक्ट की आपसे डेट पूछता है, तो 1773 में आपकी रेगुलेटिंग एक्ट आई है। और यह इसका क्वेश्चन बनता है कि यह अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम कानून है, प्रथम लिखित कानून है। अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम लिखित कानून है। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन सा कानून बनाया था, वो भी लिखित, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में एक कानून बनाया था जिसका नाम था नियामक कानून या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह अंग्रेजों द्वारा प्रथम लिखित कानून था। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में कहां पर सर्वोच्च न्यायालय? फोर्ट विलियम, जिसको अभी भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय घोषित कर दिया है। भारत की, राम राम शिवा यादव, भारत की जो सबसे बड़ी अभी लाइब्रेरी घोषित की है ना, फोर्ट विलियम, वो है भारत का सबसे बड़ा क्या था? सर्वोच्च न्यायालय। फोर्ट विलियम के अंदर बनाया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है दोस्तों,
स्थापना। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय कहां पर शुरू हुआ था? तो कलकत्ता के अंदर भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय या भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कौन से अधिनियम द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में क्या किया गया था दोस्तों? कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट, ठीक है दोस्तों, इसकी कभी कभी डेट पूछ लेता है, तो डेट है दोस्तों 1774 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी। और तब इसमें 4 जज थे। जज कितने थे इसमें? जजों की संख्या थी दोस्तों 1 + 3 यानी कि 4। एक मुख्य जज और 3 सहायक जज। और इसके भारत के पहले जज कौन से थे? लॉर्ड एलिज एम्पे। यह क्या थे? जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे इस कलकत्ता हाई कोर्ट के। दोस्तों आपके समझ में आ रही मेरी बात? कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? लॉर्ड एलिज एम्पे। क्लियर है मेरे भाई? हाँ है ना जी दोस्त, बहुत अच्छे। चलिए, और इसमें क्या हुआ? इसी में ही जब भारत में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में कौन जीता था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव जीता था। और रॉबर्ट क्लाइव जीता तो उसने क्या किया? बंगाल का गवर्नर बन गया ना, वो बंगाल का गवर्नर बन गया। तो यहां से क्वेश्चन कई बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर, मैं इधर लिख देता हूं, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। ये क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर। दूसरा, बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो ये थे हमारे बारेन हेस्टिंग। ये थे बंगाल के अंतिम गवर्नर। अगला पॉइंट, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये भी लिख लो हाल के हाल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये सब लिखवा देता हूं मैं, बाद में पढ़ाऊंगा फिर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है दोस्तों। पहले ये सब पॉइंट लिख लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे हमारे दोस्तों, ये भी बारेन हेस्टिंग थे, क्योंकि यह पद, गवर्नर का पद गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया था, बारेन हेस्टिंग। ये अभी मैं बताऊंगा कि गवर्नर का पद कब गवर्नर जनरल में चेंज किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मैं मिटा देता हूं। थोड़े 2-3 और रह गए इसमें। बंगाल के अंतिम गवर्नर और लिख लो। बंगाल के अंतिम गवर्नर बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या भारत के प्रथम वायसराय, यहां पर पद चेंज हो गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन से दोस्तों? वायसराय। तो बताएगा कोई मुझको भारत के प्रथम कौन थे गवर्नर जनरल भारत के? जी दोस्त, कोई बताएगा मुझको? बताएगा कोई? ये भी थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक,
लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या राज्य वायसराय, गवर्नर जनरल या वायसराय, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय। ठीक है दोस्तों, फटाफट बताओ, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे भारत के? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के कौन थे? स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी। कौन से थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। अच्छा, अब मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो, ऐसे कितने लोग हैं जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं वो आपके समझ में आई? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ दोस्तों, 1 सेकंड के अंदर। विमलेश कुमार, रंजीत बहुत अच्छे, मनीष पाल बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, 4-5 लोग ही देख रहे हैं आज, रात में तो इतने थे। चलिए, क्या किया? सबसे पहले 1757 में युद्ध हुआ प्लासी का, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। उसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और वह बंगाल का प्रथम गवर्नर बन गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर 23 जून कब हुआ था भैया? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें बंगाल के नवाब आपके थे मीर कासिम प्लस अवध के नवाब शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये मुगल बादशाह थे और इन तीनों ने मिलकर लड़ाई छेड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जिसका नेतृत्व कर रहा था मीर कासिम। ठीक है दोस्तों, सॉरी, हेक्टर मुनरो। और ये तीनों हार गए हेक्टर मुनरो से और पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो गया। फिर वो जो कानून बनाएंगे वही भारत में पूर्ण रूप से लागू होगा। तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा कानून बनाया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारत में सबसे पहला लिखित कानून था। और इसी में 1774 के अंदर कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था दोस्तों? कलकत्ता हाई कोर्ट। और सबसे पुराना हाई कोर्ट भारत का कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट है। दूसरी बात, इसमें जजों की संख्या हमारी थी 4 जज थे, 1+3। पहले जज थे लॉर्ड एलिस एम्पे। उसके बाद हमने थोड़ी और चीजें पढ़ा दी आपको। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नर का पद था वो चेंज किया गवर्नर जनरल में, तो वह थे आपके वारेन हेस्टिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। चलिए, इतनी चीजें आपके समझ में आई होंगी उम्मीद करता हूं। अगला पॉइंट पढ़ता हूं। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वाला है जी, बहुत अच्छे, शानदार। देखिए, 1784 में एक एक्ट आई थी जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में आया था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में दोस्तों क्या आया था? एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था भारत के अंदर। इसमें क्या था? ब्रिटेन के एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे
ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिनका नाम था विलियम पिट। उनकी सरकार के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था भारत में, और इसके दो तरीके के काम थे। इसमें व्यापारिक मंडल और राजनीतिक मंडल को अलग अलग किया गया था। इसमें क्या किया गया था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट में? व्यापारिक और राजनीतिक दोनों को अलग अलग न्याय की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जो व्यापारी है उसके लिए अलग न्याय, राजनीतिक व्यक्ति है उसके लिए अलग न्याय। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर 1813 में ये हो गया। 1813 में एक आया दोस्तों, 1813 में चार्टर इंडिया एक्ट। कौन सा आया दोस्तों? चार्टर एक्ट, ऐसे समझ लो। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट से 1813 में आया दोस्तों चार्टर एक्ट। इस अधिनियम द्वारा जो भारत में ईसाई धर्म की कम्युनिटियां थी उनको प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। मतलब पहले ईसाई लोगों को 1858 से पहले, 1813 से पहले भारत में ईसाई धर्म के लोगों को प्रचार करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। और इस अधिनियम तहत जितने भी ईसाई धर्म की मिशनरीज थी, जितने भी संप्रदाय थे, उनको क्या किया? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। ठीक है दोस्तों, देखिए इस अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म के मिशनरीज को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। ठीक है दोस्तों, प्रचार प्रसार करने की क्या दी गई? अनुमति। जी गुड मॉर्निंग बुमलेश कुमार, गुड मॉर्निंग जी दोस्त। टू द क्या नाम है इनका? चलिए अगला पॉइंट, भारत में व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत में व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब वो है व्यापार नहीं करेगी इस एक्ट के माध्यम से। चार्टर एक्ट के तहत डिफेंस लोअर, गुड मॉर्निंग दोस्त। 1813 चार्टर एक्ट में क्या आया कि इस अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म की जो मिशनरीज हैं उनके प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है बंगा। अगला है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। एक के क्वेश्चन बता दूंगा। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि जो भारत का गवर्नर जनरल है कौन से एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखना। लोअर पीसीएस इसी बार के में 2019 अभी जो 1 महीने पहले परीक्षा हुई है उसमें क्वेश्चन आया था। इतना डीप से समझ लो। संविधान तो सबने पढ़ा है, संविधान का बैकग्राउंड किसी ने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन छूट गया। ठीक है ना दोस्तों, चलिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, और इसमें क्या हुए, इसमें गवर्नर जनरल के अलावा 3 सदस्य और दिए गए। गवर्नर जनरल की भाई जब पद बड़ा होगा तो लोग भी तो ज्यादा दिए जाएंगे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं। इसमें क्या किया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी बनाएगी और इसमें 3 सदस्य और दिए गए। ठीक है, और चौथा जो सदस्य था, 3 सदस्य थे और चौथा सदस्य था, उसे जो चौथा सदस्य था उसे एक और सदस्य शामिल किया गया, चौथा सदस्य, और उसे कहा गया विधि मंत्री। एक चौथा सदस्य
और शामिल किया गया और इसे विधि का काम सौंपा गया, मतलब पैसा वैसा इकट्ठा करना, और इसे विधि मंत्री बोला गया, विधि मंत्री, ठीक है। और विधि मंत्री बनाया गया सबसे पहले लॉर्ड मैकाले को, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे बनाएगा, भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन है, भारत का, स्वतंत्र भारत का नहीं, भारत का, भारत का पहला विधि मंत्री है लॉर्ड मैकाले। ये कहां से आया है, 1833 के चार्टर एक्ट से ये क्वेश्चन निकल कर आया है, ध्यान रख लेना। स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री की मैं नहीं बात कर रहा हूं, स्वतंत्र भारत के जो विधि मंत्री हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या मंत्री, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं भारत के, मैं, मेरी बात ध्यान रखना, मैं भारत के विधि मंत्री की बात कर रहा हूं, स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री जो मंत्रिमंडल वो अलग हो जाएगा, पढ़ाऊंगा मैं केवल और केवल भारत के विधि मंत्री की बात कर रहा हूं। तो भारत का विधि मंत्री था सबसे पहला लॉर्ड मैकाले, लिख लो इस बात को, भारत के पहले विधि मंत्री। अब तो विश्वास हो गया कि सर बोल रहे हैं भारत के पहले विधि मंत्री, ठीक है दोस्तों। अब क्लियर है, भारत के पहले विधि मंत्री कौन होगा दोस्तों, लॉर्ड मैकाले। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन में शामिल होने का अवसर दिया गया, लिखो क्वेश्चन, लिखो, किस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को, किस अधिनियम द्वारा, लिखो सवाल, क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को, भारतीयों को, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन में, प्रशासन में शामिल होने का अवसर दिया गया, शामिल होने का अवसर दिया गया, अवसर दिया गया। बता दो भैया, फटाफट बता दो, 1 सेकंड के अंदर आंसर था उसका। वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीयों को प्रशासन में शामिल होने का अवसर दिया गया पूर्ण रूप से, कि हाँ भैया तुम शासन में शासन कर सकते हो, जल्दी बताओ फटाफट। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन में शामिल होने का अवसर दिया गया, तो 33 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में। जिन बच्चों को नहीं मालूम था, जिन मेरे भाई को, मेरी बहन को नहीं मालूम था, दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 10 से 11 सेट में ये क्वेश्चन पूछा था। यदि आपको विश्वास ना हो, जो पिछली बार की ग्रुप डी भर्ती हुई है उनके आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लेना, ठीक है दोस्तों। और आप लोग यकीन मानिए 98% लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, क्यों, इतना डीप से कोई नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है दोस्तों। जो 1833 का चार्टर एक्ट हुआ, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूर्ण रूप से बिखर गई, क्योंकि 1833 के बाद थोड़े दिन और चला चार्टर एक्ट, थोड़े दिन और चला। उसके बाद एक आया 1857 का दिन आया, और उसमें एक नाम सुना होगा आपने, मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जिसमें क्या हुआ, वह जो सुअर की चर्बी है उसमें ब्रिटिश सेना में वो एक सिपाही था, और सुअर की, और जात का था ब्राह्मण, पांडे नाम था। तो सुअर की चर्बी उसको मालूम पड़ा कि जो इस कारतूस है उसमें सुअर की चर्बी लग के आती है, तो उसने कहा कि कारतूस को हम अपने मुंह से छीलकर नहीं डालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपने मूवी भी देखी होगी। तो उसने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश महारानी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो अधिकार थे वो सब अपने अंडर में ले लिए कि आज से कानून हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब मंगल पांडे के बारे में बात आई, तो मंगल पांडे ने, क्वेश्चन बनता है कि 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने क्या बताया। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने क्या बताया। तो 1857 के विद्रोह को, दोस्तों गुड मॉर्निंग प्रजापति जी, 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का विद्रोह करार दिया।
क्या करार दिया दोस्तों? सिपाहियों का विद्रोह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज आईएएस तक में पूछा गया ये वाला तो। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने क्या बताया था, या कौन सा विद्रोह करार दिया दोस्तों? तो सिपाहियों का विद्रोह करार दिया। ठीक है दोस्तों, परेशान नहीं होना बिल्कुल। एक बार वीडियो शेयर कर दो यार, क्लास चल रही है कितने अच्छे से, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने क्या बताया? सिपाहियों का विद्रोह। और मंगल पांडे कौन सी सेना में तैनात था? 24वीं बंगाल इन्फेंट्री 24वीं बंगाल बटालियन में तैनात था मंगल पांडे। और कहां पर तैनात था दोस्तों? बैरकपुर में। बैरकपुर वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? मेरठ में। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये मंगल पांडे वहां पर तैनात था। 1857 में मंगल पांडे के नेतृत्व में, ठीक है, ये विद्रोह हुआ था। और इसमें क्या किया था? इसको फांसी दे दी गई थी। किनको? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट, अब ब्रिटिश महारानी ने कानून को अपने हाथों में ले लिया। तो जब ब्रिटिश महारानी अपने हाथ में कानून लेगी तो 1858 में आया भारत शासन अधिनियम। 1858 में आया भारत शासन अधिनियम। क्या आया दोस्तों? 1858 में आया हमारा भारत शासन अधिनियम। और इसमें एक नवंबर 1858, इसकी पूरी डेट लिख लो, 1 नवंबर 1858, इसमें इलाहाबाद दरबार लगा था। मोस्ट इंपोर्टेंट, इलाहाबाद दरबार के भी नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद दरबार। ठीक है दोस्तों, कि इलाहाबाद दरबार किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद दरबार जो था 1 नवंबर 1858 को लगा था, भारत शासन अधिनियम से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल थे यहाँ के लॉर्ड कैनिंग। तत्कालीन गवर्नर जनरल थे यहाँ के, गवर्नर जनरल वो थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन से थे दोस्तों? तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने क्या किया? विक्टोरिया महारानी ने ब्रिटिश से, अब 1858 में इन्होंने अपने कानून अपने हाथ में लिया है 57 के विद्रोह के बाद। तो एक पत्र लिखकर भेजा, कहां पर? इलाहाबाद दरबार में। इलाहाबाद दरबार में एक पत्र लिखकर भेजा। और तत्कालीन गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने उस पत्र को इलाहाबाद दरबार में पढ़कर सुनाया। कहां पर सुनाया दोस्तों? इलाहाबाद दरबार में पढ़कर सुनाया। उस पत्र में लिखा गया कि जो भारत में गवर्नर जनरल का पद है, अब उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम दोस्तों वायसराय कर दिया गया है। गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का पद क्या बनाया दोस्तों? वायसराय कर दिया गया। वायसराय कर दिया गया। कौन से एक्ट में दोस्तों? 1858 के एक्ट में। आप मुझे बताइए, गवर्नर का पद, गवर्नर जनरल कौन से एक्ट में बनाया गया था? जल्दी बताइए, गवर्नर का पद, गवर्नर जनरल कौन सी एक्ट में बनाया गया था? जी दोस्त, अभी मैंने बताया जस्ट। और गवर्नर जनरल का पद 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय कर दिया गया। जी बहुत अच्छे, लोअर डिफेंस जी, लाल कुमार बहुत बढ़िया। 1833 में जो 1833 का चार्टर एक्ट था, सौरभ भदौरिया गलत बोल रहे हो, 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें गवर्नर का पद गवर्नर जनरल बनाया गया था। फिर आ गए हम लोग 1858 पर, और 1858 में जो गवर्नर जनरल का पद था उसको हम लोगों ने वायसराय बना दिया। ठीक है दोस्तों, सॉरी हम लोग क्यों बनाएंगे भाई। अच्छा, दूसरी बात, फिर आया 1909 में आया मिंटो मॉर्ले सुधार। क्या आया दोस्तों? 1909 में मिंटो मॉर्ले सुधार। मोस्ट इंपोर्टेंट,
1909 में आया। इसके बाद मिंटो मॉर्ले सुधार 1909 में आया दोस्तों, 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या सुधार, मिंटो मॉर्ले सुधार। इसके बारे में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, मिंटो मॉर्ले क्या है? लॉर्ड मिंटो थे उस समय पर, लॉर्ड मिंटो ये तो थे भैया भारत के सचिव। लॉर्ड मिंटो थे, ये हमारे थे भारत के सचिव, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। और सॉरी, लॉर्ड मॉर्ले थे भारत के सचिव और मिंटो थे वायसराय। लॉर्ड मिंटो थे वायसराय। वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे भैया वायसराय, ठीक है दोस्तों। जो भारत सचिव होता था वह ब्रिटिश में बैठा करता था, ब्रिटिश की संसद में, ब्रिटिश में बैठा करता था, और वायसराय रहता था इंडिया में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये नंबर 1 लेकर आए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्या लेकर आए दोस्तों? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में क्या आई दोस्तों? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, मिंटो मॉर्ले सुधार में क्या आई दोस्तों? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। 1909 केवल मुसलमान के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई 1909 में, ठीक है। और इसमें कौन थे? केवल मुसलमान, केवल मुसलमान। क्वेश्चन बनता है मुसलमानों के लिए निर्वाचन प्रणाली कौन से अधिनियम में आई? तो 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार में मुसलमानों के लिए निर्वाचन प्रणाली आई थी भारत में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1919 का अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट वाला। इसमें पंजाब के सिख, भारत के सिख और पंजाब के सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया, ठीक है। 1919 इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या था? इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। अब दोस्तों थोड़ा द्वैध शासन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। द्वैध शासन होता क्या है? द्वैध शासन जो होता है वो केंद्र में कानून, देखिए द्वैध शासन बताते हैं हमें। जो द्वैध शासन होता है इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, ठीक है दोस्तों। द्वैध शासन, फिर उसके बाद 1935 में कुछ आया, फिर खत्म। द्वैध शासन, इसमें जो केंद्र में कानून है, केंद्र में कानून दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, मार्कर चाहिए। केंद्र में कानून और राज्य में कानून, ठीक है। जो केंद्र में कानून बनाएगा वो बनाएगा वायसराय, और राज्य में कानून बनाएगा गवर्नर या राज्यपाल, ठीक है। गवर्नर कानून बनाएगा, ठीक है। और गवर्नर 2 विषयों पर कानून बनाएगा। नंबर 1 आय वाले विषय पर, दूसरे खर्चे वाले विषय पर। राज्य में कानून के आय पर, आय और खर्च।
बस 2 विषय पर कानून बनाएगा कौन? राज्य। बाकी वायसराय के हाथ में सब कुछ होता था द्वैध शासन में। राज्य को केवल ये बताना था कि भैया कितनी इनकम हो रही है और खर्चा कितना हो रहा है। यह थी द्वैध शासन की प्रणाली। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था? लोक सेवा आयोग का गठन हुआ इसी में। ठीक है, 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो समझ में आ रहा है। 1919 में एक प्रावधान आया, ठीक है, साइमन कमीशन, वो बाद में पढ़ाऊंगा, उदारवादी लिबरलवादी को अलग कर। चलिए तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कितने लोग शुरू से देख रहे हैं, तब मुझको बताओ। पहले शुरू से कितने लोग देख रहे हैं फटाफट बताओ, तब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे। फिर कल संविधान की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। 1919 अधिनियम यहाँ पर खत्म, फिर कल संविधान कहाँ से? जी वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत सही। मुझे ये बताओ कितने लोग शुरू से देख रहे हैं? 640, बहुत अच्छे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, और मीर जाफर ने क्या किया था दोस्तों? सिराजुद्दौला के संग विश्वासघात किया और रॉबर्ट क्लाइव को युद्ध में जितवा दिया। जिससे क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव युद्ध में जीत गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य कर लिया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो बंगाल में द्वैध शासन है वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही स्टार्ट किया, और इसमें पहला गवर्नर जनरल भारत को मिला, बंगाल को, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, जिसे हम लोग जानते हैं द ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ इंडिया, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें बंगाल के नवाब, हमारे अवध के नवाब और तीसरे थे मुगल बादशाह, और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग बिलाल। तो बंगाल के नवाब थे उस समय पर मीर कासिम, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला, और मुगल बादशाह थे हमारे शाह आलम द्वितीय, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य हेक्टर मुनरो, इसके नेतृत्व में युद्ध हुआ, और ये तीनों राजा बंगाल के, अवध के और मुगल बादशाह तीनों ही हार गए हेक्टर मुनरो से। फिर उनके बाद उनका पूरे भारत पर आधिपत्य हो गया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश संसद में अपना कानून निर्माण करेगी और वो भारत में स्टार्ट करेगी। ठीक है, और भारत में 1773 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून बनाए। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद ब्रिटेन की महारानी है, उसने इन कानून को अपने आधिपत्य में ले लिया, और 1858 से लेकर 1947 तक अपने हिसाब से कानून चलाए, जब तक देश आजाद ना हुआ। ठीक है, फिर आया एक रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए कि सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम लिखित कानून कौन सा था? तो दोस्तों वह था रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरी बात, बंगाल के जो गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल में परिवर्तित किया गया 1773 में। ये इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नर का पद किसमें बनाया गया दोस्तों? गवर्नर जनरल में। ठीक है जी, बंगाल का जो गवर्नर था उसको चेंज किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल में। ठीक है, 1773 के नियामक कानून या रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है दोस्तों, और इसी में 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई फोर्ट विलियम के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसमें 4 जज थे, एक मुख्य जज थे लॉर्ड एलिच एम्पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मुझे बताओ भारत के प्रथम गवर्नर कौन है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव।
अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये जो बंगाल के गवर्नर थे उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पद को नाम बदलकर क्या कर दिया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया। ठीक है, चलिए बंगाल के प्रथम गवर्नर अब कौन बना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर बन गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या हुआ, जो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद था, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद था, उसको भारत का गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर एक आया भारत के जो गवर्नर जनरल का पद, जैसे 1833 में चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में कन्वर्ट किया गया, तो उनको 3 सदस्य और 1 चौथा विधि सदस्य दिया गया। जो चौथा विधि सदस्य था उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड मैकाले, और उसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत का पहला विधि मंत्री था। ठीक है दोस्तों, फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। 1909 में भारत शासन अधिनियम या मिंटो मॉडल सुधार, हम लोगों ने अच्छे पढ़े हैं। चलिए